हाँ, हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। हमारे YouTube चैनल फिजिक्स विद सर्वेश में आप सभी लोगों का बेहद स्वागत है। बेटा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम लोगों ने पहला चैप्टर सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में बहुत कुछ पढ़ लिया है। पिछले चैप्टर में, पिछले क्लास में हम लोग विलेयता पढ़ रहे थे, विलेयता। तो ध्यान दें बेटा, इसमें है क्या समझेंगे आप? ठीक, विलेयता। हम्म पिछले क्लास में हम लोगों ने विलेयता के बारे में पढ़ा था। ये विलेयता है क्या, जरा देखें, कितना जबरदस्त पॉइंट है। ठीक, देखें बेटा, विलेयता, विलेयता किसे कहते हैं? विलेयता पिछले क्लास में हमने बताया था, आपको खूब बढ़िया से समझाया था, लिख के भी समझाया था, पीडीएफ के द्वारा भी बताया था। ठीक, उम्मीद है कि आपको खूब बढ़िया समझ में आया होगा। ऐसे सुन लें आप, विलेयता, विलेयता है क्या? हमने बताया था कि स्थिर ताप पर किसी विलायक की निश्चित मात्रा में, स्थिर ताप पर किसी विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय की घुली हुई अधिकतम मात्रा को ही विलेयता कहते हैं। किसी निश्चित ताप पर किसी विलायक की एक निश्चित मात्रा में स्थिर ताप, ताप को स्थिर रखना है, और विलायक, दो चीजें, ताप को स्थिर रखना है और विलायक की निश्चित मात्रा लेना है, और विलेय को घोलना है। अब विलेय जितना अधिक आप घोल सकते हैं, ठीक, वही क्या है? विलेयता है, सॉल्युबिलिटी है। ठीक, इसके बाद हमने बताया था आपको कि जो विलेयता होती है, ठीक, विलेयता में क्या होता है, ध्यान दें बेटा, कि हमने लिखा था यहां पे, आपको खूब बढ़िया से याद होगा, कल बताया था कि समान समान में ही घुलता है। मतलब जो ध्रुवीय विलायक हैं वो ध्रुवीय विलेय को ही घोल पाते हैं। जैसे एग्जांपल बताया था, NaCl और कौन, शुगर, शर्करा, चीनी, ठीक, ये जल में ही घुलते हैं। ये दोनों के दोनों क्या है? ध्रुवीय विलेय हैं। और जबकि जल क्या है? ध्रुवीय विलेय। कभी नहीं भूलेंगे बेटा, ठीक, NaCl और शुगर दोनों ही ध्रुवीय विलेय हैं, जबकि जल भैया हो क्या है? ठीक, ध्रुवीय विलायक है। तो इन्हें जब हम लोग घोलते हैं, NaCl यानी नमक को और चीनी को, कहा, पानी में, तो आराम से क्या हो जाता है? घुल जाता है। ठीक, और क्या होता है? आप ले लें क्या, नेप्थलीन ले लें, एंथ्रासीन ले लें, ये दोनों क्या है? अध्रुवीय विलेय हैं। और इनको अध्रुवीय विलायक, जैसे बेंजीन में यदि घोला जाता है तो आराम से क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं। ठीक, लेकिन यदि नमक और शुगर को किसमें घोलें आप? पानी में, तो घुल जाएगा। लेकिन नमक और शुगर को आप बेंजीन में घुलें तो नहीं घुलेगा भैया। ठीक, आप नेप्थलीन और एंथ्रासीन को जल में घोलें आप तो नहीं घुलेगा, एकदम याद रखिएगा। ठीक, यहां तक बेटा हम लोगों ने पिछले क्लास में एकदम बढ़िया तरीके से, जबरदस्त तरीके से पढ़ लिया है। अब और जबरदस्त तरीके से हम लोग देखने वाले हैं। आप खूब ध्यान से देखें, उम्मीद है कि कॉपी पेन लेके बैठे होंगे और एक एक चीज को खूब बढ़िया से आप नोट करेंगे। ठीक, वीडियो को रोक रोक के नोट करेंगे, और नोट्स तो हम देंगे ही, इसका PDF भी है। ठीक ना? तो आप खूब मन से, खूब मेहनत से, उम्मीद है कि आप खूब मन मेहनत से पढ़ रहे होंगे। एकदम निश्चित पढ़िए। ठीक, घर वालों को, अपने गार्जियन को एकदम न गुमराह करें बेटा, कायदे से मन लगाकर खूब मेहनत से पढ़ें। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संतृप्त और असंतृप्त विलयन। ध्यान दे बेटा, संतृप्त और असंतृप्त विलयन हम लोग आज पढ़ेंगे। संतृप्त, ध्यान दें आप, संतृप्त एवं असंतृप्त विलयन, संतृप्त एवं असंतृप्त विलयन। ठीक, ये क्या होता है? खूब ध्यान से देखें। इंग्लिश में हम लोग इसे कह सकते हैं, इंग्लिश में कह सकते हैं, ठीक, क्या कह सकते हैं? सेचुरेटेड, सेचुरेटेड। एकदम ध्यान से देखें, सारे पॉइंट पूछे जाते हैं एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट है। सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। हाँ,
जरा देखें बाबू, ध्यान दीजिएगा, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, एकदम मस्त है। चले, इसमें ये संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन क्या है? संतृप्त और असंतृप्त विलयन देखें बेटा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं संतृप्त विलयन। ये संतृप्त विलयन क्या होता है, ठीक ना? संतृप्त विलयन, विलयन में संतृप्त विलयन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? तो देखिए बाबू, हम लोग यहां पे हम कह सकते हैं ऐसे विलयन, ध्यान दें आप, हम लोग कह सकते हैं ऐसे विलयन, ठीक, ऐसे विलयन जिनमें, ध्यान दीजिएगा, ऐसे विलयन जिनमें किस पर, स्थिर ताप पर, एकदम ध्यान दें आप, ऐसे विलयन जिनमें स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर विलायक की एक निश्चित, विलायक की, भैया ध्यान दें आप, विलायक की एक निश्चित मात्रा में, एक निश्चित मात्रा में, ठीक, मात्रा में विलेय की, ध्यान दें बेटा, विलेय की और अधिक मात्रा, और अधिक विलेय की और अधिक मात्रा, विलेय की और अधिक मात्रा को घोला नहीं जा सकता है। अभी हम समझा देते हैं, और अधिक मात्रा को घोला नहीं जा सकता है, ठीक। ऐसे विलयन जिनमें स्थिर ताप पर विलायक की एक निश्चित मात्रा में विलेय की और अधिक मात्रा को घोला नहीं जा सकता है, ठीक, क्या कहलाते हैं? संतृप्त विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? संतृप्त। ध्यान दीजिए भैया, ठीक, संतृप्त विलयन कहलाते हैं। देखें, हाँ, संतृप्त विलयन कहलाते हैं, ठीक। कितना बढ़िया पॉइंट है, ध्यान दें। हमें उम्मीद है कि एक एक बच्चे को याद हो रहा होगा, ध्यान देना है बेटा। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? तो ऐसे विलयन जिनमें स्थिर ताप पर, ताप को स्थिर रखना है, विलायक की एक निश्चित मात्रा रख लेनी है, और उनमें विलेय को आप घोलते जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आप समझने की कोशिश करें यहां पे, ठीक। जैसे हमने मान लेते हैं एक बीकर ले लिया, ठीक, इसमें हमने एक क्या ले लिया भैया? वो विलायक ले लिया, एक विलायक ले लिया, इसमें विलायक ले लिया, ठीक है, ठीक। विलायक की निश्चित मात्रा हो गई, ताप को भी आप बढ़ा घटा नहीं रहे हैं, वो भी निश्चित हो, ठीक। आप यहाँ पे विलेय को घोलते जा रहे हैं, विलेय को घोलते जा रहे हैं, विलेय को घोलते जा रहे हैं। एक समय ऐसा आया कि अब जब विलेय है ये, ठीक, आप ऊपर से क्या मिला रहे हैं? विलेय, ठीक, ये विलेय है और इसमें विलायक है, और ताप क्या कर दिया आपने? निश्चित कर दिया, ठीक। कितना बढ़िया, ध्यान दें। विलेय को घोलते जा रहे हैं, घुल रहा है, और ज्यादा विलेय घोला, घुल गया, और ज्यादा विलेय घोला, घुल गया, लेकिन अब विलेय को घोल रहे हैं तो अब विलेय नहीं घुल रहा है, ठीक। तो इस स्थिति में जो विलयन तैयार हो गया वो कैसा विलयन होगा? संतृप्त विलयन। अब जो ये विलयन तैयार हुआ इसे ही संतृप्त विलयन कहते हैं। तो ऐसे विलयन जिनमें स्थिर ताप पर, टेम्परेचर स्थिर है, स्थिर ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में, एक निश्चित मात्रा में विलेय की और अधिक मात्रा को घोला नहीं जा सकता है, ठीक, क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन, ठीक। ये संतृप्त विलयन हो गया। अब देखिए बेटा, हम लोग असंतृप्त विलयन को देखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, आप समझ ही गए होंगे, एकदम आसान। कौन सा विलयन? असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन किसे कहेंगे? ठीक, एकदम आसान, यहीं पे असंतृप्त विलयन आ जाएगा, ठीक। जब हम यहां पे कह सकते हैं ऐसे विलयन जिनमें स्थिर ताप पर विलायक की एक निश्चित मात्रा में विलेय की अधिकतम मात्रा को नहीं घोला गया है, तो वो विलयन जो तैयार होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ठीक, असंतृप्त विलयन। या हम ऐसे कह सकते हैं
ऐसे ध्यान दें, हम लिख ही दे रहे हैं, ध्यान दें बेटा। असंतृप्त विलयन एग्जाम में आएगा, एकदम लिखिएगा, ये कितना बढ़िया पॉइंट है, ध्यान दें आप। ठीक, असंतृप्त विलयन, ठीक, ऐसे विलयन, ऐसे विलयन, ऐसे विलयन, ठीक, जिनमें, थोड़ा जल्दी से लिख दे रहे हैं, एकदम आसान है, जिनमें किस पर, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर, इसमें विलायक की एक निश्चित मात्रा में, भैया ध्यान दें आप, विलायक की एक निश्चित, विलायक की एक निश्चित मात्रा में विलेय की और अधिक मात्रा को, ठीक, विलेय की और अधिक, भैया ध्यान दें आप, विलेय की और अधिक मात्रा को क्या किया जा सकता है, घोला जा सकता है, ठीक ना। विलेय की और अधिक मात्रा को घोला, घोला जा सकता है, ठीक ना। कितना बेहतरीन पॉइंट है, मात्रा को घोला जा सकता है, क्या कहलाता है, असंतृप्त विलयन कहलाते हैं, ठीक ना, असंतृप्त विलयन कहलाते हैं, ठीक, असंतृप्त विलयन कहलाते हैं, ठीक बेटा। तो हम लोग यहाँ पे संतृप्त और असंतृप्त विलयन हमने बता दिया। उम्मीद है कि आपको काफी बढ़िया समझ में आ रहा होगा। एकदम ध्यान दें, फिर से सुन लें, ऐसे विलयन जिनमें स्थिर ताप पर विलायक की एक निश्चित मात्रा में विलेय की और अधिक मात्रा को घोला नहीं जा सकता है, ठीक, संतृप्त विलयन कहलाते हैं। मतलब ठीक, स्थिर ताप ले लिया, विलायक की निश्चित मात्रा ले लिया और विलेय की मात्रा को आप नहीं घोल पा रहे हैं, तो जो विलयन तैयार हो जाएगा उसे हम लोग संतृप्त विलयन, और अधिक मात्रा, विलेय की और अधिक मात्रा को आप क्या कर सकते हैं, घोल सकते हैं। जब तक घोलते रहेंगे तब तक जो विलयन तैयार होता रहेगा, ठीक, वो कैसे विलयन है, पूरा असंतृप्त विलयन कहलाएगा। और जो अब घुलना बंद हो जाएगा विलय, तो उस टाइम जो विलयन तैयार रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन। चलिए बेटा ध्यान दें आप, इस तरीके से हम लोगों ने संतृप्त और असंतृप्त विलयन देख लिया। अब अगला जो पॉइंट है काफी बेहतरीन है, काफी ठीक महत्वपूर्ण है, जिसको हम लोग देखने जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, ध्यान दें आप। अगला पॉइंट है, ठीक, यहां पे हम लोग ध्यान दें, हम लोगों ने क्या पढ़ा, ध्यान दें आप। हम लोगों ने बेटा इससे पहले पढ़ा था विलेयता, किसे कहते हैं, खूब बढ़िया से। फिर ठोसों की द्रव में विलेयता पढ़े थे। ठोसों की द्रव में विलेयता हमने एग्जाम्पल देके बताया था कि समान को समान ही घोल सकता है, ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में, अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक में घुल सकते हैं, ठीक, ध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक में कभी नहीं घुल सकते, ठीक, ये चीज, ठीक ना। और फिर इसके बाद हमने संतृप्त और असंतृप्त विलयन बताया। अब जो ठोसों की द्रव में विलेयता पर दो चीजों का प्रभाव हम लोग देखने वाले हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, सबसे पहले ताप का प्रभाव देखेंगे, फिर दाब का प्रभाव देखेंगे, ठीक, ताप का प्रभाव क्या पड़ता है और दाब का प्रभाव क्या पड़ता है ये देखेंगे। फिर हम लोग गैसों की द्रव में विलेयता देखेंगे और फिर उन पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। इन सारी चीजों को देखते हुए, ठीक, आज हेनरी के नियम जो बहुत महत्वपूर्ण है, हेनरी नियम, ठीक, वहां तक आज पहुंचेंगे। ठीक, तो देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग यहां पर संतृप्त और असंतृप्त विलयन अब हम लोग देखने वाले हैं किसका, द्रव में, ठोसों, ठीक, ठोसों की द्रव में विलेयता, ठोसों की द्रव में विलेयता पर ताप का प्रभाव, किसका प्रभाव, ताप का प्रभाव। ये पूरी चीज ठोसों की द्रव में विलेयता पर चल रहा है, ये संतृप्त और असंतृप्त सब, ठीक ना। तो अब बेटा हम लोग लिखने वाले हैं यहां पे, ठीक, किसका प्रभाव, ताप का प्रभाव, या हम पूरा लिख देते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठोसों की किसमें, द्रव में, ठोसों की द्रव में विलेयता पर किसका प्रभाव, ताप का प्रभाव। कितना महत्वपूर्ण है, एकदम ध्यान से देखिएगा। ताप का प्रभाव, ठोसों की द्रव में विलेयता पर किसका, ताप का प्रभाव। ठीक, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक, इनसॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, ठीक ना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, ठीक ना। तो ठोसों की द्रव में विलेयता पर ताप का प्रभाव, चलिए देखते हैं क्या होता है। तो ध्यान दें बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करें, यहां पर एकदम दिमाग से ध्यान से सुने,
क्या कह रहे हैं हम, ध्यान से, एकदम ध्यान से। ठोसों की द्रव में विलेयता पर ताप का प्रभाव, मतलब क्या है कि जब हम ठोस को द्रव में घोल रहे हैं, ठीक, घोल रहे हैं, ठीक है, तो या घोले हुए हैं, एकदम अधिकतम मात्रा घोले हुए हैं, तो यदि टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हैं आप या टेम्परेचर घटा दे रहे हैं, तो उस स्थिति में जो विलेयता है, जो अधिकतम मात्रा घुली है विलेय की, क्या उस अधिकतम मात्रा को और घोला जा सकता है? यदि और घोल सकते हैं आप द्रव में, तो विलेयता थोड़ी सी क्या होगी, बढ़ गई। अरे भैया विलेयता है क्या, मेरी बात सुने बेटा ध्यान से, विलेयता है क्या, विलेयता क्या है, आप सोच के देखिए। स्थिर ताप पर विलायक की एक निश्चित मात्रा में विलेय की घुली हुई अधिकतम मात्रा, जितनी अधिकतम मात्रा आप विलेय की घोल सकते हैं, वही ना विलेयता है। अगर और अधिक मात्रा घोल दिया आपने, तो विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ पा रहे हैं? और अधिक मात्रा नहीं, बल्कि कम मात्रा आप घोल पा रहे हैं, उसमें अधिकतम कम ही मात्रा आप घोल पा रहे हैं, तो विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो आप ध्यान दें, ऐसा तो लग रहा होगा, हम लोगों को सोचने में लग रहा होगा कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से और अधिक हम घोल पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक, कोई जरूरी नहीं है, एकदम ध्यान सुने, ठीक, मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे। यदि ताप बढ़ाएंगे तो द्रवों की ठोस में जो विलेयता है वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। मेरी बात दिमाग में बैठाएं, यदि ठोसों को द्रव में आप मिलाते हैं तो ठोस की जो विलेयता है, ठोस को जो द्रव में मिलाते हैं, घोलते हैं, तो उसकी विलेयता मतलब उसकी अधिकतम मात्रा जो घुली हुई है, अगर टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं तो वो बढ़ भी सकती है, यानी और अधिक घोल सकते हैं। ऐसा तो लग रहा है कि और अधिक घोल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, और अधिक घोल भी सकते हैं और कम भी घुल सकता है, यानी विलेयता बढ़ भी सकती है बेटा और घट भी सकती है। ठीक, अब आप कहेंगे ये कैसे, तो हम आपको समझाने जा रहे हैं, ध्यान दे बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करें एकदम ध्यान से। हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, भैया हो एकदम मन से, खूब मन से देखें आप। हाँ देखें, क्या हम लोग लिख सकते हैं यहां, ठोसों की द्रव में विलेयता पर ताप का प्रभाव। एक लाइन तो एकदम याद रखिएगा, क्या एक लाइन एकदम याद रखेंगे, ताप को बढ़ाने पर, ताप को क्या करने पर, समझे आप, ताप को बढ़ाने पर द्रव में ठोस की विलेयता, भैया ध्यान दीजिएगा, द्रव में ठोस की विलेयता बढ़ भी सकती है, हाँ, द्रव में ठोस की विलेयता बढ़ भी सकती है। आपको तो लग रहा होगा कि बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ा दिया, गर्म करना शुरू कर दिया और अधिक घुलेगा, बढ़ भी सकती, केवल बढ़ती है, लग रहा होगा ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा, बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। ठीक, बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, जरा ध्यान से सुनते रहें मेरी बात। ठीक, हाँ, कब बढ़ती है और कब घटती है, इस चीज को जानना बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों ऐसा होता है, जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि समझिए मेरी बात समझने की कोशिश करें, ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, समझने की कोशिश करें। हाँ देखिए, क्योंकि ताप को बढ़ाने पर द्रव में ठोस की विलेयता बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, क्योंकि यदि, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करें, यदि यह क्रिया जो घोल रहे हैं, ठीक, यदि ठोसों की द्रव में, भैया ध्यान दें आप, यदि ठोसों की द्रव में घोलने की प्रक्रिया, भैया ध्यान दें आप, ठोसों की द्रव में क्या करने की प्रक्रिया, घोलने की प्रक्रिया, यदि, कितना जबरदस्त पॉइंट है, ध्यान दें आप, कि यदि ठोसों की द्रव में घोलने की प्रक्रिया
उष्माक्षेपी है, उष्माक्षेपी हो, यहीं पर बात, ठीक, उष्माक्षेपी है, ठीक, उष्माक्षेपी एकदम लाइन भाई, इतना जबरदस्त पढ़ा रहे हैं, इतना जबरदस्त की कोई हिसाब नहीं, एकदम भैया एनसीईआरटी आप मिलाएंगे एकदम एनसीईआरटी से एकदम लाइन बाय लाइन एकदम हूबहू मिलता चला जाएगा। अब ठीक, अब आपकी मेहनत की जरूरत है कि कितना आप मेहनत कर पाते हैं, ठीक, और एकदम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि किसी भी हालत में आपका कोर्स फिजिक्स और केमिस्ट्री जरूर कंप्लीट करेंगे विथ नोट्स, ठीक, आप घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ी सी मदद करें बेटा, थोड़ा सा मेरा मनोबल बढ़ाएं, अभी भी आप कोशिश करिए कि अपने अगल बगल जो भी बच्चे हैं, जो भी आपके कांटेक्ट में हैं, उन तक मुझे पहुंचाइए, ठीक ना, उन तक इसको पहुंचाइए, ठीक। तो हमें उम्मीद है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में उनको किसी भी तरीके की दिक्कत एकदम नहीं आने देंगे। अभी शुरू है, ठीक, धीरे 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 इसका विराट रूप देखने को मिलेगा। हम लोग मेहनत करेंगे जबरदस्त। तेरी ठोसों की द्रव में घोलने की प्रक्रिया यानी इस उष्माक्षेपी है, इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब भैया ध्यान दें आप, यदि ठोस द्रव में ठोस को घोल रहे हैं, उष्मा निकल रही है। बहुत सारे एग्जांपल है, द्रव में ठोस को घोल रहे हैं तो उष्मा निकल रही है, ठीक। जैसे पानी में चूना, चूना को घोलते हैं ना भैया, तो यहां क्या निकल रही है, उष्मा निकलती है कि नहीं, आप नहीं देखते धुआं निकलने लगता है, उसमें बुलबुले निकलने लगते हैं, उसमें हाथ डालेंगे तो जल जाएगा, ऐसा, ऐसी प्रक्रिया है, उष्माक्षेपी प्रक्रिया है, ठीक। तो क्या होगा, ध्यान दें आप, यदि ठोसों की द्रव में घोलने की प्रक्रिया उष्माक्षेपी है, ठीक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है, उष्माक्षेपी है, तो क्या होगा, ठीक, उष्माक्षेपी है तो इस स्थिति में भैया भैया ध्यान दें, उष्माक्षेपी है तो इस स्थिति में, ठीक, इस स्थिति में विलेयता क्या हो जाएगी, आप सोच के देखें, विलेयता घट जाएगी। कितना बढ़िया पॉइंट, विलेयता क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, विलेयता कम हो जाएगी, घट जाएगी। कितना जबरदस्त पॉइंट है, ठीक, विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक। यदि ठोसों की द्रव में घोलने की प्रक्रिया उष्माक्षेपी है, यानी ठोस को द्रव में घोल रहे हैं तो उष्मा निकल रही है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना को आप इसमें पानी में घोलते हैं तो वहां से उष्मा निकलती है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इस स्थिति में बेटा ध्यान दें आप, इस स्थिति में विलेयता घट जाएगी यदि उसको आप गर्म कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक। आप देख सकते हैं कि पानी में जब किसको, पानी में जब चूना को घोलेंगे तो ठंडा पानी रहेगा तो बहुत तेजी से घुलेगा, लेकिन यदि उसको आप गर्म करेंगे, ठीक, तो विलेयता उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसमें आप कम मात्रा ही घोल पाएंगे। चूना की कम मात्रा एक निश्चित ताप पर, विलायक की निश्चित मात्रा में चूना की कम मात्रा को ही अधिकतम घोल पाएंगे, ठीक। यानी विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एकदम याद रखेंगे। इसके बाद भैया हो नेक्स्ट पॉइंट, यदि ध्यान दें भैया, देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहां बात कर लेते हैं, आगे ध्यान देना है हम लोगों को। हाँ, हम यहां पे कह सकते हैं यदि, ठीक, यदि प्रक्रिया, यानी प्रक्रिया का मतलब आप समझ गए होंगे, ठोसों को द्रव में घोलने की प्रक्रिया, यदि प्रक्रिया क्या है, उष्मा शोषी है, यानी उसको उष्मा चाहिए, जब उष्मा चाहिए, यहां उष्मा देख रहे हैं ना, उष्मा निकल रही है, उष्मा चाहिए नहीं, आप जबरदस्ती उष्मा दे रहे हैं, ठीक, तो नाराज हो जाएगा ना भैया, नाराज हो जाएगा कि हमें उष्मा की जरूरत नहीं, हम खुद निकाल रहे हैं, तुम ला के हमको दे रहे हो, ठीक, तब तो हमारे बस की बात नहीं, हम नहीं घुल पाएंगे, जा, हम नहीं घुल पाएंगे और अधिक नहीं घुलेंगे हम, ठीक। ये स्थिति हो जाती है, यानी विलेयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देखें आप, यदि प्रक्रिया उष्मा शोषी है बेटा, ठीक, ध्यान दें आप, यदि प्रक्रिया उष्मा शोषी, नाम से ही क्लियर है, उष्माक्षेपी का मतलब उष्मा को निकलना, ठीक, उष्मा शोषी का मतलब उष्मा का अवशोषण यानी उष्मा की आवश्यकता। यदि प्रक्रिया उष्मा शोषी है यानी उष्मा की आवश्यकता है, यदि उसको घोलेंगे, ठीक, उसको घोल रहे हैं आप विलेय को, तो ठीक, उसे उष्मा की आवश्यकता है, उष्मा शोषी है, जितने उष्मा दे रहे हैं उतना ज्यादा घुल रही है, तो इस स्थिति में विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यदि प्रक्रिया उष्मा शोषी है तो विलेयता बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, विलेयता भैया हो, बाबू हो, ठीक, बेटा हो, बढ़ जाती है, तो विलेयता बढ़ जाती है। समझ पाए ना आप लोग,
ठीक इस तरीके से, जैसे बहुत सारे एग्जांपल, ठीक नमक को आप पानी में घोल रहे हैं तो ये भी उष्माशोषी है, ठीक ना, उष्मा की आवश्यकता होती है। चीनी को पानी में घोल रहे हैं तब भी, ठीक। तो इस स्थिति में क्या होगा, यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ताप को बढ़ाएंगे, तो विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो एकदम क्लियर हुआ कि नहीं भैया, ध्यान देंगे आप कि यदि ताप को परिवर्तित करते हैं, ठीक ना, तो इस स्थिति में ठोसों की द्रव में विलेयता परिवर्तित होती है, यानी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। यदि अभिक्रिया उष्माक्षेपी है, प्रक्रिया उष्माक्षेपी है, तो इस स्थिति में विलेयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यदि प्रक्रिया उष्माशोषी है तो विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एकदम याद रखिएगा। तो इस तरीके से बेटा, ठीक। फिर दाब का प्रभाव एक और इसमें बचा हुआ है, दाब के प्रभाव को हम लोग देख लेते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा कि इसका प्रभाव, दाब का प्रभाव, सभी लोग ध्यान दें बेटा। यानी हम लोग क्या देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, दाब का प्रभाव, ठीक। यानी क्या देखेंगे बाबू, दाब का प्रभाव, ठीक। देखिए बेटा, दाब का प्रभाव, किसका प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ध्यान दें आप, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, 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 ठीक। दाब का प्रभाव, दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा। दाब का प्रभाव, तो जानते हैं ये जो ठोस और द्रव दोनों ही असंपीड्य हैं, ठीक। इनको दबाया नहीं जा सकता नॉर्मली, ठीक। बहुत थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है जिसको नगण्य मान सकते हैं, नेग्लेक्ट करेंगे। वैसे जनरली क्या है कि ठोस और द्रव को सामान्य रूप से दबाया नहीं जा सकता, ये असंपीड्य होते हैं। ठोस और द्रव क्या होते हैं, असंपीड्य। भैया ध्यान दीजिएगा, ठोस और द्रव हम ऐसे ही लिख देते हैं, ठोस एवं द्रव सामान्य रूप से, ठीक। ठोस एवं द्रव क्या होते हैं, असंपीड्य। और जब एक लाइन का है, जब असंपीड्य होते हैं तो इसका मतलब इनको दबाया नहीं जा सकता। जब इनको दबा नहीं सकते भैया, ठीक, तो दाब का विलेयता पर, ठोसों की द्रव में विलेयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एकदम ठीक स्पष्ट रूप से बता दीजिएगा, यदि कोई पूछता है या आपके एग्जाम में आता है तो एकदम स्पष्ट रूप से याद रखिएगा कि ठोसों की द्रव में विलेयता, ठोसों की द्रव में विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक। प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से ठोसों की द्रव में विलेयता हमने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया भैया, ठीक। और हमें उम्मीद है कि आपको खूब बढ़िया समझ में आया होगा, ठीक। अब दूसरा टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक। गैसों की द्रव में विलेयता, गैसों की द्रव में विलेयता। देखिए बेटा, तो हमें उम्मीद है आपको इतना एकदम बढ़िया समझ में आया होगा। अभी पीडीएफ के द्वारा भी इसको 2 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे। तो देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा, पूरा हटा रहे हैं हम एक साथ। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं, जरा देखें आप। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दें, गैसों की द्रव में विलेयता। गैसों की कहां पर, द्रव में विलेयता, गैसों की द्रव में विलेयता, ठीक भैया। गैसों की द्रव में विलेयता, ठीक। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स, ठीक ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स, ठीक ना। गैसों की द्रव में विलेयता, यानी गैसों को हम लोगों को कहां घोलना है, द्रव में। तो गैसों की द्रव में विलेयता परिभाषा वही हो सकती है, ठीक ना, वही वही, थोड़ा सा हल्का सा चेंज है। ध्यान दें, मेरी बात ध्यान से सुने, डेफिनेशन हम लिख दे रहे हैं, सभी बच्चे लोग एकदम ध्यान दीजिएगा। परिभाषा, गैसों की द्रव में विलेयता की डेफिनेशन क्या हो सकती है। अब देखिए, हल्का सा बस एक लाइन थोड़ी सा चेंजेज है, ठीक। हम यहां पे कह सकते हैं स्थिर ताप एवं स्थिर दाब पर। इतनी बाहर लिख देंगे ना भैया कि आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। स्थिर ताप एवं कहां पर, देखिए, स्थिर ताप एवं स्थिर दाब पर, स्थिर ताप एवं स्थिर दाब पर, स्थिर ताप एवं स्थिर दाब पर, ठीक। विलायक, देखिए क्या अंतर आ रहा है, बस उसमें क्या था, स्थिर ताप दाब का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा था, इसलिए केवल स्थिर ताप पर हम लोग देख रहे थे। यहां पर भैया दाब और ताप दोनों का प्रभाव पड़ेगा, जिसको आगे हम लोग क्लियर करेंगे। ताप का भी प्रभाव पड़ेगा और दाब का भी प्रभाव पड़ेगा भैया, ध्यान दें। तो इसलिए यहां पे लिखना पड़ता है, स्थिर ताप एवं स्थिर दाब पर विलायक, विलायक की
एक निश्चित मात्रा में, विलायक की एक निश्चित मात्रा में विलेय, विलेय का मतलब गैस हो गई, विलायक का मतलब द्रव है, ठीक ना। विलेय की घुली हुई, विलेय की घुली हुई, हाँ, विलेय की घुली हुई अधिकतम मात्रा को, हाँ, अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं, ठीक, अधिकतम मात्रा को उस विलेय की, उस विलेय की उस विलायक में, और डिटेल लिख सकते हैं अपने से भैया हो, उस विलेय की उस विलायक में, विलयन की भी कह सकते हैं, उस विलायक में विलेयता कहते हैं, ठीक ना। ये गैस की है द्रव में, हाँ, विलेयता कहते हैं। कितना जबरदस्त पॉइंट, ठीक, हमें उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। ये गैसों की द्रव में विलेयता, जैसे एग्जांपल, गैसों की द्रव में विलेयता, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जल में घुली रहती है, लेकिन ऑक्सीजन की कम मात्रा जल में घुली होती है। जैसे एग्जांपल, ध्यान से सुने आप, ऑक्सीजन भी जल में घुली होती है। एक गैसों की द्रव में विलेयता का बढ़िया एग्जांपल है ऑक्सीजन का जल में विलेय, ठीक, ऑक्सीजन भी जल में घुली होती है, लेकिन ऑक्सीजन बहुत बहुत कम मात्रा में जल में घुलती है, बहुत कम मात्रा में, और उसकी घुली हुई मात्रा के कारण, कितना जबरदस्त पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन की जल में घुली हुई मात्रा के कारण ही जल में जीवन पाया जाता है, ठीक। जितने जलीय जीव हैं, मछलियां, ये सब जितने जलीय जीव हैं जो समुद्रों में, जलों में पाए जाते हैं, ठीक, उनके जीवित रहने का मात्र एक कारण है बेटा, वो है ऑक्सीजन का जल में घुलना। यदि ऑक्सीजन जल में नहीं घुलती, ठीक, तो ये जीवन कहां, जल में जीवन संभव नहीं होता, ठीक। तो ऑक्सीजन का जल में घुलना ही जल जीवन का मुख्य कारण है। हाँ, लेकिन ऑक्सीजन जल में घुलती तो है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। वहीं पर HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक, ये भी गैस है। हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी होती है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड भी जल में घुलती है, लेकिन ये तो अधिक मात्रा में घुलती है। तो ये क्या है, गैसों के द्रव में विलेयता के बढ़िया एग्जाम्पल है, यानी ऑक्सीजन का जल में और हाइड्रोजन क्लोराइड का जल में, ठीक, ये घुलना। तो इस तरीके से हमने आपको गैसों की द्रव में विलेयता के बारे में समझाया। अब इसके दोनों, ठीक, ध्यान दें, इसके प्रभाव को हम लोग देखेंगे, और सबसे पहले दाब का प्रभाव और फिर ताप का प्रभाव देखेंगे भैया। तो वो तो चला जाता है हेनरी के नियम में, जो कि बहुत बहुत बेहद इंपॉर्टेंट, और इतना बढ़िया आपको समझाएंगे कि कोई हिसाब नहीं, ठीक। तो गैसों की द्रव में विलेयता आपने, ठीक, ये देखा है डेफिनेशन। अब हम लोग दाब का प्रभाव खूब बेहतरीन तरीके से देखने वाले हैं, ठीक ना। ये गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब का प्रभाव, चलिए भैया हो, खूब ध्यान से हम लोग देखेंगे। देखें, गैसों की, हाँ, गैसों की द्रव में, गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब का प्रभाव। एकदम मत घबराइए, ठीक, कहीं जाना है नहीं, पढ़ाना है, पढ़ना है, तो टाइम तो देना ही पड़ेगा भैया, ध्यान दीजिएगा। गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब का प्रभाव, ठीक, ये चीज हम लोग देखने वाले हैं आज। गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब का प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है बाबू, देखें आप लोग। हाँ, गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब का प्रभाव, ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, फिगर से हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको। मान लेते हैं कि एक ये बर्तन ले लिया हमने, ठीक, ये बर्तन ले लिया, ठीक है, ठीक, एकदम मस्त है, और इसमें कोई विलेन है, विलायक है, और इसमें गैस भी घुली हुई है, ठीक, ध्यान दीजिएगा, ऊपर भी गैस की मात्रा है,
ठीक है। और यहां पे एक पिस्टन लगी हुई है। पिस्टन का मतलब बेटा ये ऊपर नीचे क्या कर सकती है, सरक सकती है। पिस्टन का मतलब ये ऊपर नीचे यहां पे हम लगा देते हैं हैंडल, ठीक ना, ये ऊपर नीचे सरक सकती है। और इसमें कोई गैस भी है, ठीक, मान लेते हैं ये गैस के अणु है, मॉलिक्यूल है, ठीक ना। इसमें आके घुल भी रहे हैं, ठीक ठीक, ये स्थिति बनी हुई है। इस पर आपने एक वेट रख दिया है W1, ठीक है, एकदम बढ़िया। अब आपने किया क्या बेटा, ध्यान दें, अब इस पर वेट को बढ़ाया आपने, यानी हमें क्या करना है, दाब का प्रभाव, और दाब को बढ़ा करके देखना है कि क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, एकदम बढ़िया। ध्यान दे बेटा, तो हाँ, बर्तन यही है, हाँ बर्तन यही है, आप देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये बर्तन यही है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और अब मान लेते हैं इस पर प्रेशर लगा दिया आपने, और ये द्रव है, ठीक ना, ठीक है। और अब आपने प्रेशर लगा दिया, ये पिस्टन है, पिस्टन दबाव के कारण कहां आ गई, कुछ नीचे आ गई, ठीक। वेट को आपने बढ़ा दिया W1 से, और W2 को भी बढ़ा दिया आपने, ऐसे देखें बेटा। तो अब क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब जब दबाव बनाएंगे आप, तो कहाँ हो, ऐसा कहाँ है, ऐसा कहाँ है, तुम गलती कर रहा है, देखें, ध्यान दें। दबाव आपने बना दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, ध्यान दीजिएगा बेटा हो, एक तो दाब का प्रभाव क्या होगा, ठीक ना, एकदम मस्त। तो समझने की कोशिश करें, यहां क्या था कि द्रव है, ये बुलबुले हैं गैस के, गैस है ये, ठीक ना, यहां पे पिस्टन लगी हुई है। अब आप क्या होगा, दाब का प्रभाव हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा, गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब का प्रभाव, ठीक। तो ध्यान दें आप, ये स्थिति बनी हुई है। अब जरा सोचें कि जब दाब बढ़ाएंगे यहां पर, तो जो गैस के अणु हैं, गैस के अणु द्रव के अणुओं से ज्यादा मात्रा में टकराएंगे, क्योंकि आयतन घट जाएगा। दाब बढ़ाएंगे भैया, वो आयतन घट जाएगा, अणु पास पास आ जाएंगे, और द्रव के अणुओं पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अटैक करेंगे, आक्रमण करेंगे, उनसे ज्यादा टकराएंगे, और टकरा के घुलेंगे उनमें, ठीक, टकराएंगे और टकरा के ज्यादा मात्रा में घुलेंगे। तो इस तरीके से यहां पे विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो गैसों में, कितना बढ़िया पॉइंट, ध्यान दीजिएगा भैया, गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब का प्रभाव, इसका मतलब, ठीक, किसी गैसों की द्रव में, किसी गैस को यदि आप घोल रहे हैं और वहां पे प्रेशर को आपने बढ़ा दिया, दाब को बढ़ा दिया, तो गैस की विलेयता द्रव में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कोई आपसे समझाने के लिए कहेगा कि नहीं आप समझाइए इसको, तो कैसे समझाएंगे, जरा ध्यान से सुनेंगे। यही समझाएंगे कि जब, ध्यान दें, कि जब गैसों पर, ठीक, मान लेते हैं, ऐसे कह देंगे कि मान लेते हैं कि द्रव और गैस का एक विलयन है, वहां साम्यावस्था स्थापित है। साम्यावस्था का मतलब जितने द्रव के अणु, गैस के अणु द्रव में घुल रहे हैं, उतने, ठीक, गैस के अणु फिर द्रव से बाहर हो रहे हैं। इस तरीके से एक साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम स्टेट स्थापित है। यहां से जितने, यहां पे हम कह सकते हैं, ये जितने अंदर घुल रहे हैं, उतने ही अणु यहां से गैस के अणु क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। तो एकदम साम्यावस्था स्थापित है इस विलयन में, गैस और द्रव का एक विलयन तैयार है, ठीक, जहां पर साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम स्टेट स्थापित। अब जब हम, ध्यान देंगे आप, अब जब हम दाब बढ़ाएंगे तो आयतन क्या होगा, घटेगा। आयतन घटने के कारण गैस के अणु, ठीक, ज्यादा मात्रा में द्रव के अणुओं से टकराएंगे और उसमें क्या करेंगे, घुलेंगे।
जब ज्यादा मात्रा में द्रव के अणु से टकराएंगे और उसमें घुलेंगे ज्यादा मात्रा में, तो विलेयता भैया क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। निश्चित रूप से विलेयता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, एकदम बढ़िया। ठीक, एकदम याद रखिएगा। और इस तरीके से यदि दाब को घटाएंगे तो उल्टा, यदि दाब कम करेंगे तो आयतन बढ़ जाएगा। तो जो गैस के अणु हैं कम टकराएंगे तो कम विलेय होंगे, द्रव में कम जाएंगे, कम घुलेंगे। ठीक, इस तरीके से एकदम याद रखिएगा। ठीक भैया, कि किसी गैस को किसी द्रव में जब घोलते हैं तो उसकी विलेयता दाब पर निर्भर करती है और ताप पर भी निर्भर करती है। तो ताप का प्रभाव हमें हेनरी के नियम के द्वारा देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अब बेटा पीडीएफ के माध्यम से बस 5 मिनट आप रुके रहें और एकदम जबरदस्त तरीके से आपको पूरी आज की कहानी खूब बढ़िया तरीके से मेरी जुबानी हम जरूर सुनाएंगे आपको। ध्यान दीजिएगा। चलते हैं पीडीएफ पे। मिल जा बाबू, मिल जा। आजा 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 आजा। यही तो लग रहा है। चलिए इसी को बढ़ा देते हैं। इतना बड़ा काय हो गया? छोटा हो। देखिए छोटा हो गया। ठीक है, ठोसों की द्रव में विलेयता एक बार, हाँ ठीक तो है। विलेयता एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा किसी पदार्थ की घुली हुई अधिकतम मात्रा को उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं। कल ही बताया था ठोसों की द्रव में विलेयता। हमने बताया था समान समान को ही घोलते हैं, एकदम ध्रुवीय विलेय अध्रुवीय सब समझाया था। आज भी बताया हमने खूब बढ़िया से। आज हमने बताया बेटा संतृप्त और असंतृप्त विलयन। तो ऐसा विलयन जिसमें, ध्यान दें क्या कर रहा है, ऐसा विलयन जिसमें दिए गए एक निश्चित ताप व दाब पर विलायक की एक निश्चित मात्रा में विलेय और अधिक मात्रा नहीं घोली, विलेय की और अधिक मात्रा, ठीक, विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है, संतृप्त विलयन कहलाते हैं। ठीक है, एकदम से। इसके अलावा जब विलयन में और अधिक विलेय घोला जा सकता है, ठीक, और अधिक विलेय आप घोल सकते हैं एकदम आराम से, तो कौन सा विलयन? असंतृप्त विलयन। विलेय की अधिकतम मात्रा के बाद अब नहीं घोल पा रहे हैं तो जो विलयन तैयार हो गया वो संतृप्त, और यदि घोलते ही जा रहे हैं तो वो कैसा? असंतृप्त विलयन। कितना बढ़िया। ध्यान दें। अब बेटा विलेयता पर ताप का प्रभाव देखें। ठीक, कितना बढ़िया से हमने समझाया था। ठोसों की द्रव में विलेयता पर ताप परिवर्तन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। पहला, यदि विलेय की विलयन में घुलने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है भैया, ध्यान दें, ऊष्माक्षेपी अर्थात ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या हो जाती है? घट जाती है। कितना बढ़िया से हमने समझाया था अभी। ठीक, फिर दूसरा कह रहा है यदि विलेय की विलयन में घुलने की प्रक्रिया ऊष्मा शोषी है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। ये किसके अनुसार होता है भैया? ला सातेलिए का नियम, जो कि अगले चैप्टर में हम लोगों को देखने को मिलेगा। अगले का उससे भी अगले चैप्टर में या 11th में हो सकता है आप पढ़े होंगे आप लोग। ठीक ना, ला सातेलिए का नियम। ठीक ना, तो ये इस तरीके से इस आधार पर होता है। ठीक, ला सातेलिए का नियम आप लोग जानते होंगे। प्रक्रिया उस तरफ शिफ्ट होती है जिस तरफ, ठीक, कारक का प्रभाव निरस्त होता है, यानी कम होता है। प्रक्रिया उस तरफ शिफ्ट होगी जिधर कारक का प्रभाव निरस्त होगा, यानी कम होगा। ठीक, तो ध्यान देंगे आप, यानी ताप बढ़ा रहे हैं ऊष्मा, तो प्रक्रिया किस तरफ शिफ्ट होगी? जिस तरफ ताप का प्रभाव कम होगा। ठीक, और ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है तो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है वहां भी और यहां भी ऊष्मा आप दे रहे हैं, तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी? घट जाएगी, विलेयता पर कम प्रभाव। ठीक, वैसे जनरल हमने समझा दिया आपको, बढ़िया से आप समझ गए होंगे। ठीक, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा। विलेयता पर दाब का प्रभाव ठोसों एवं द्रवों के अत्यधिक असंपीड्य होने के कारण, यानी इन्हें दबाया नहीं जा सकता, इनकी विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कितना बढ़िया। ध्यान दें आप, गैसों की द्रव में विलेयता एक निश्चित ताप पर तथा दाब पर किसी द्रव की एक निश्चित मात्रा में, ठीक, गैस की घुली हुई अधिकतम मात्रा कोई उस गैस की उस द्रव में विलेयता कहलाती है। एकदम सही। जैसा हमने एग्जांपल भी बताया, ऑक्सीजन की जल में बहुत कम मात्रा घुली होती है। ऑक्सीजन की जल में घुली मात्रा के कारण ही जल में जीवन पाया जाता है। जल में HCl की विलेयता बहुत अधिक होती है। ताप एवं दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता बढ़ जाती है। यहाँ पर ताप और दाब को बढ़ाते हैं जब, तो गैस की विलेयता बढ़ जाती है, जैसा कि यहाँ पर दाब वाला है। दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। माना एक गैसीय, जैसा कि फिगर बी में भी हमने खूब बढ़िया समझाया हुआ है, ध्यान दें आप। कर रहे माना एक गैसीय विलयन है जो कि गतिक साम्य में है। गतिक साम्य में इसका मतलब जितने अणु, ठीक, द्रव में मिल रहे हैं गैस के, उतने ही अणु,
ठीक, गैस से द्रव से बाहर भी हो रहे हैं, गैस के उतने अणु बाहर निकल रहे हैं। अब स्थिर ताप पर दाब को बढ़ाने पर, ताप है स्थिर और दाब को आप क्या कर दिया, बढ़ा दिया, आप देख रहे हैं, ठीक, दाब को बढ़ा दिया वेट रख करके, ठीक, तो विलयन का आयतन घटेगा, घट गया हो, घटेगा क्या, घट गया, घटेगा, जिससे गैस के अणुओं की द्रव में प्रवेश करने के लिए, ठीक, गैस के अणु जो द्रव में प्रवेश करने के लिए एकदम उत्सुक हैं और द्रव के अणुओं से टकरा टकरा कर उसमें तेजी से विलीन होंगे, ठीक, उसमें विलय होंगे, जिसके कारण विलयता बढ़ जाएगी, जिससे द्रव में गैस की विलयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, टकराने की दर बढ़ जाएगी, ठीक, एकदम बढ़िया। इसके बाद बेटा हो हम लोग पढ़ने वाले हैं हेनरी का नियम, जो कि नेक्स्ट क्लास में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एकदम बनाए रखेंगे आप, ठीक ना, महत्वपूर्ण है भैया। इस तरीके से बेटा आज का क्लास हम लोग ठीक समाप्त करते हैं और हमें उम्मीद है कि काफी बढ़िया समझ में आ रहा होगा। हम पूरा 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक, और आप भी 100% थोड़ी सी लापरवाही ना करें बेटा, ठीक, पेन और रफ लेकर के बैठें और खूब बढ़िया से नोट करें, ठीक, वीडियो को रोक रोक करके नोट करें, ठीक, यदि और कोई दिक्कत होती है तो जरूर हमें बताएं, ठीक। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत एकदम पूरे दिल से, पूरी आत्मा से, पूरे शरीर से आपको धन्यवाद।